Hello to all. Very good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening to all. Good evening. कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. यार सोचा तो था कि आपका रेगुलर क्लास चलना चाहिए था, बट मेडिकल इमरजेंसी के कारण मैं अवेलेबल नहीं रह पाया और क्लास रुक गई. बट नॉट ए इशू. करते हैं इसको. आज हम लोग एसएफडी बीएमडी कवर स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली आज मैं तुमको बेसिक्स पे फोकस ज्यादा कराऊंगा. मोर फोकस ऑन द बेसिक्स, लाइक टाइप्स ऑफ सपोर्ट, है ना, टाइप्स ऑफ लोडिंग, बीम के टाइप्स क्या क्या है, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है, ठीक है, फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं, राइट. तो ये बेसिक्स आज हम कवर कर रहे होंगे. क्लियर है बात? ओके. सो माय डियर लर्नर्स, गिव यू द हेडिंग चैप्टर नंबर 3 एसएफडी एंड बीएमडी. 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 ठीक है. अब देखिए यहां पे ध्यान से सब लोग यहां पे ध्यान से फोकस करेंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो पहला चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट. कितने तरीके का सपोर्ट हो सकता है? बताइए सर, कितने प्रकार का सपोर्ट आपको देखने मिल सकता है? कितने प्रकार का सपोर्ट आपको देखने में मिल सकता है? बोलेंगे भाई, कितने तरीके का सपोर्ट आप देख सकते हो? कितने तरीके का सपोर्ट आप देख सकते हो? बताइए. What are the different types of support that you can see? What are the different types of support that you can see? कितने तरीके का सपोर्ट? सिर्फ 4? क्या क्या? हिंज, फिक्स, रोलर. अच्छा. और कोई वैरायटी? और कोई वैरायटी? और कोई वैरायटी जानते हैं? और कोई वैरायटी जानते हैं आप लोग? देखिए यहां पे ध्यान से सब लोग. एवरीवन फोकस हियर. एवरीवन फोकस हियर. अब देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल. रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा बेटर दिखना चाहिए, उम्मीद करते हैं. हाँ ठीक है. यहां पे काइंड ऑफ दिख रहा है एक, और कहीं दिख रहा है क्या? ओके, चलिए एक एक करके चलते हैं. सर ये जो आप देख रहे हो, गुड इवनिंग. हाँ, थर्मल स्ट्रेस खत्म हो गया. अब हम मूव कहां करने जा रहे हैं? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. कौन सा पार्ट? दैट इज एसएफडी बीएमडी. खत्म हो गया ना भाई, थर्मल स्ट्रेस खत्म, स्ट्रेस चैप्टर खत्म. ठीक है. देखिए यहां पे, अब ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, इस तरीके के सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सपोर्ट? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जो बीम है, जो बीम है, इस पर रेस्ट करता हुआ दिख रहा है. दिख रहा है क्या सबको? आपको जो बीम दिख रहा है, द बीम इज रेस्टिंग ओवर द सपोर्ट. जो बीम जो दिख रहा है वो सपोर्ट पे रेस्ट करता हुआ दिख रहा है. और यहां पे आपको रोलर्स दिख रहा है. दिख रहा है सबको? बोलोगे यार, कैन एवरीवन सी दिस? यस और नो? तो मेरे दोस्त, जब यहां पे ये रेस्ट करता हुआ दिख रहा है, जब ये रेस्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपका जो लोड ट्रांसफर होगा, ये पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं, दैट इज योर रोलर सपोर्ट. अब यहां पे अगर आप देखो तो जो भी लोड लगेगा, जो रेजिस्टेंस आएगा, जो रेजिस्टेंस आएगा,
लोड वर्टिकल लग रहा है तो वर्टिकल रेजिस्टेंस आएगा, आएगा ना, लोड विल कम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। या बेटर टू से, अगर हम इस सपोर्ट को देख रहे हैं तो ये सपोर्ट का एक्सियल डायरेक्शन है। समझे बात को ध्यान से सब लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? व्हाट इज द एक्सियल डायरेक्शन सपोर्ट? ये सपोर्ट का एक्सियल डायरेक्शन है। तो आपका जो रिएक्शन लग रहा है सपोर्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अब क्या ये जरूरी है कि ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसका एक्सियल डायरेक्शन सिर्फ वर्टिकल हो? नो, द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द रोलर सपोर्ट कैन बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑल्सो। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत जगह बच्चे बोलते हैं रोलर सपोर्ट का मतलब ये है इट रेजिस्ट द वर्टिकल लोडिंग। सुना होगा आपने भी ये वर्ड कि रोलर सपोर्ट का काम क्या है, क्या रेजिस्ट करता है? वर्टिकल लोड को रेजिस्ट करता है। स्टेटमेंट गलत है। क्यों सर? देखिए यहां पे अभी हम पहला सपोर्ट बात कर रहे हैं, दैट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट कैसा दिख सकता है भाई आपको? या तो इस तरीके से, ठीक है, या तो इसी को ऐसे दिखा सकता है, या इसी को इस तरीके से भी दिखा सकता है, कॉलम में यूज हो जाता है, या इस तरीके से भी दिखा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द रोलर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा वो किधर होगा? रोलर के एक्सियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सर हॉरिजॉन्टल भी तो नहीं, अरे तो उसका काम थोड़ी ना रेजिस्ट करना, हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, बेंड हो रहा है, वो सब बीम पे लोडिंग का बात है, वो आगे की बात है। लेकिन सपोर्ट का काम नहीं ना रेजिस्ट करना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे जब हम रोलर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो रोलर सपोर्ट में क्या लिख रहे हैं? इट रेजिस्ट द ट्रांसलेशन in its axial direction. It resists the translation in its axial direction. क्लियर है बात? पहला बात सबको क्लियर है? पहला बात सबको क्लियर है? तो रोलर सपोर्ट क्या होता है वो पहला बात आपको हमने यहां पे बताया, ठीक है सर। अब अगला बात करते हैं हिंज सपोर्ट। देखिए यहां पे या हिंज सपोर्ट, या इसी को बोलते हैं हम पिंड सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं सर? आइदर वी आर सेइंग दिस एज अ हिंज सपोर्ट और वी आर सेइंग दिस एज अ पिंड सपोर्ट, ठीक है। देखिए यहां पे आइदर वी आर सेइंग दिस एज अ हिंज सपोर्ट और वी आर सेइंग दिस एज अ पिंड सपोर्ट। एकदम रोलर है तो आपका ये वाला पार्ट तो मूवमेंट के लिए दिया जाता है ना, ये वाला पार्ट आपको मूवमेंट के लिए ही दिया जाता है बेटा। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जो बीम इस पे रेस्ट कर रहा है, सो दिस मेंबर, जब आपका एक्सियल डायरेक्शन इसका वर्टिकल है तो द मेंबर इज अलाउड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन जब इसका एक्सियल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा सो द मेंबर इज अलाउड टू मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? मतलब जो भी रोलर का एक्सियल डायरेक्शन होगा उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में द मूवमेंट इज अलाउड। इज इट क्लियर? रोटेशन इज ऑल्सो अलाउड, रोटेट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, लेकिन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ रोलर वहां मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, इसको बोलते हैं हिंज्ड या पिंड सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं सर? हिंज्ड या पिंड सपोर्ट। अब यहां पे अगर आप कनेक्शन देखो, देखो सबको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आप यहां पे कनेक्शन देखो तो यहां पे जो बीम है उसको पिंस के माध्यम में या हिंज के माध्यम से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब जब हम ऐसा किए तो भैया
क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड होगा? विल द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बी अलाउड? विल द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बी अलाउड? ये कौन सा है भाई? दिस इज द हिंज्ड और पिंड सपोर्ट, हिंज्ड और पिंड सपोर्ट। तो अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वर्टिकल मूवमेंट इज नॉट अलाउड, नाइदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज अलाउड, दैट मींस देयर इज नो ट्रांसलेशन। लेकिन इस हिंज के अबाउट ये रोटेट कर सकता है क्या? इस हिंज के अबाउट ये रोटेट कर सकता है क्या? कैन इट रोटेट अबाउट दिस हिंज? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो मेरे दोस्त यहां पे अगर हम सपोर्ट बताए कैसा दिखेगा, देखिए यहां पे आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये है, ठीक है, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, और एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसा लगेगा पथ फिक्स है बट फिक्स नहीं है। यहां पे एक हिंज टाइप का बना दिया, जिसका मतलब है कि दिस, यहां पे जब आप बात करोगे सो देर इज नो ट्रांसलेशन बट रोटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो दो रिएक्शन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बात? तो हिंज्ड और पिन सपोर्ट यहां पे क्या लिख रहे हैं? इट रेजिस्ट both horizontal and vertical translation, both horizontal and vertical translation, but no resistance to rotation, but no resistance to rotation। क्लियर है बात सर? एकदम सिंपल सा बेसिक सा मतलब है, और वो आपको यहां पे हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो दो सपोर्ट अभी हमने बात किया, एक है रोलर सपोर्ट, एक है हिंज्ड और पिन सपोर्ट। अब अगला अगर हम बात करते हैं, सो द नेक्स्ट इज योर फिक्स सपोर्ट। एक ये भी देखो, ये भी एग्जांपल ले सकते थे, दिख रहा है ना? इट्स अ हिंज कनेक्शन, इट्स अ हिंज कनेक्शन। चलिए अब अगला देख लेते हैं, दैट इज योर फिक्स सपोर्ट। अब एक अगला देख लेते हैं, दैट इज योर फिक्स सपोर्ट। जैसे जैसे कहां गया भाई? सैंपल में आ जाओ, कहां गए? ओके, दिस वन, वी कैन टेक दिस वन। देखिए यहां पे सर, अल्टीमेटली ये सपोर्ट्स देने का रीजन क्या होता है? डायरेक्टली बीम को रेस्ट क्यों? अरे भैया, तो स्पेस, अगर तुम मान लो बीम को डायरेक्टली तुम, सिंपल सा बात है, मान लो कि भाई ये बीम है ना, तुमको लोड लग रहा है बीम पे, स्लैब से बीम पे आया, बीम से कॉलम पे गया। अब बीम को तुम रश करा रहे हो तो उससे ऊपर फिर से कुछ दोगे बीम को, लो भाई, एट द एंड यू हैव टू सपोर्ट ना। चाहे मानो बीम को भी तुम मानो सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तुम और बीम को रेस्ट करा दीजिए। बीम को अगर रेस्ट भी करा रहे हो तो उस, जिस चीज पे रेस्ट कराओगे तो उसको सपोर्ट तो एट द एंड ग्राउंड के थ्रू दिलवाना पड़ेगा ना। और कुछ भी करोगे तो भैया कॉस्टिंग तो बढ़ा ही रहे हो एट द एंड। अगर तुम सपोर्ट देते 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 रेस्ट करा रहे हो, किस पे रेस्ट कराओगे? क्या बीम ग्राउंड पे रेस्ट करेगा? नहीं ना भाई, कहीं ना कहीं किसी पे रेस्ट करेगा, वहां से लोड ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ या ना? है भाई अमन बाबू? बोलिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है आपका, दिस इज अ काइंड ऑफ फिक्स सपोर्ट। अब यहां पे देखो ये वॉल से थ्रू हिंजेस बांधा हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? थ्रू हिंजेस ये बांधा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लो इस तरीके का, सिंपल सा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिक्स सपोर्ट टाइप का है ये भी, है ना? या आपके पास एक और एग्जांपल मैंने देखा था, ये जैसे ये भी ले लो, ये कॉलम मान लो आया हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या किया हुआ है? हिंज का आपका फिक्स सपोर्ट है, ये आपका ये प्रॉपरली फिक्स है। अब इसमें क्या है कि इट कैन नाइदर ट्रांसलेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नाइदर इट कैन रोटेट। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, तो माय डियर लर्नर्स, अब यहां पे इसको मान लो यही ले लेते हैं।
देखिए यहां पे सो दिस इज थर्ड काइंड, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट में क्या होगा कि इट विल नाइदर अलाउ ट्रांसलेशन नॉर रोटेशन। जैसे अगर हम इस तरीके को बोल रहे हैं कि भैया ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। ये मान लो आपका बीम या ये कॉलम का पार्ट है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फिक्स किया हुआ है। तो जब हम फिक्स किए हुए हैं तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, इट विल नाइदर अलाउ ट्रांसलेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेजिस्टेंस दोनों मिलेगा, साथ में रोटेशन भी अलाउड नहीं है, तो मोमेंट भी एज अ अननोन आपको मिल रहा होगा। यस और नो? तो जब हम फिक्स सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, इट नाइदर अलाउज ट्रांसलेशन नॉर रोटेशन, नॉर रोटेशन। ठीक है सर, क्लियर है बात? तो तीन ये हो गया। अब आइए फोर्थ पे आइए। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ इज इंक्लाइंड रोलर। फोर्थ इज इंक्लाइंड रोलर। अब इट इज नथिंग बट अ रोलर सपोर्ट ओनली, लेकिन यहां पे रोलर सपोर्ट का जो एक्सिस है वो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, बट इट इज एट अ इंक्लिनेशन। रोलर सपोर्ट का जो एक्सिस है वो ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, बट इट इज एट अ इंक्लिनेशन। अब देखो यहां होगा क्या, अब देखो यहां होगा क्या, व्हाट आई सेड, द रोलर सपोर्ट एक्सिस is neither horizontal nor vertical, it is at a inclination। तो मानिए ये आपका सपोर्ट है और ये रहा आपका बीम का पोर्शन। तो अब मेरे दोस्त, अब अगर हम यहां पे रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या बोला था कि जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ रोलर। जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ रोलर, है ना, ड्यू टू एनी लोड। तो ये आपका रिएक्शन आएगा। अब अगर ये रिएक्शन आया तो देखिए यहां पे इसका दो कंपोनेंट होगा बेटा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। होगा क्या, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, बोलो होगा क्या? तो मेरे दोस्त अब यहां पे क्या हुआ, इन दिस इंक्लाइंड रोलर इट लुक्स लाइक अ रोलर सपोर्ट, बट बिहेवियर अगर हम बात करेंगे, बात करेंगे द बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हिंज सपोर्ट। मानते हैं कि नहीं? अब अगर ये रोलर सब इंक्लाइंड रोलर की बात करें तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, इट लुक्स लाइक अ रोलर सपोर्ट, इट लुक्स लाइक अ रोलर सपोर्ट बट बिहेव्स लाइक अ, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डिस्टेंस दे रहा है, बट बिहेव्स लाइक अ हिंज सपोर्ट। क्लियर है बात? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, जो रिएक्शन के कंपोनेंट होंगे उसके कारण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आएगा, है ना, और दोनों के आने के कारण आपका बिहेवियर जो होगा वो हिंज सपोर्ट है, बट देखने में कैसा लग रहा है, रोलर सपोर्ट लग रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज योर इंक्लाइंड रोलर, इसको हम क्या बोलते हैं, वी रेफर दिस एज इंक्लाइंड रोलर। ठीक है बात? सो दिस द फोर्थ वन, दिस द फोर्थ वन। ठीक है, अब फिफ्थ वन चलते हैं, फिफ्थ वन चलते हैं, दैट इज योर गाइडेड रोलर। नाउ गाइडेड रोलर बेस्ट एग्जांपल इज योर ट्रॉलीज। जो ट्रॉलीज आपने देखा है, ट्रॉलीज, हैव यू सीन द ट्रॉलीज? ट्रॉलीज के जो चक्के होते हैं, ट्रॉलीज के जो चक्के होते हैं वो आपने देखा है? तो अगर आपने वो ट्रॉलीज का देखा है तो आपने क्या देखा होगा, कोई भी किचन ट्रॉली है कोई वटेवर, तो वो ट्रॉलीज में अगर आप देखोगे तो वहां पे there is only one direction in which movement is allowed, that is your horizontal movement। देखा है आपने? लेकिन अगर आप बात कर रहे हो, इट कैन नाइदर रोटेट नॉर इट कैन मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन। यस और नो? यही होता है।
तो वो एक एग्जाम्पल है, बट दैट इज नॉट अ सपोर्ट। मैं तुमको एग्जाम्पल के लिए फील कराने के लिए बात बोल रहा हूं, क्योंकि वो एडवांस स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। सो व्हेन आई से गाइडेड रोलर, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे क्या होता है, व्हेन आई सी द गाइडेड रोलर पोर्शन, तो यहां पे क्या होता है कि आपको जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इट विल नॉट अलाउ वर्टिकल मूवमेंट, जो इसका एक्सियल डायरेक्शन, नॉर इट अलाउ द रोटेशन। वर्टिकल मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई ये आपका क्या बना, दिस इज योर गाइडेड रोलर। जनरली कॉलम्स हेवी बिल्डिंग्स में यूज होता है, ठीक है, हेवी बिल्डिंग्स में यूज होता है, या एज अ रिलीज वी यूज इट एट सम जंक्शंस, ठीक है। सो गाइडेड रोलर हम क्या बोल रहे हैं, इट रेजिस्ट मूवमेंट या ट्रांसलेशन in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction, it resists translation in horizontal direction, and also no rotation, also no rotation is allowed। क्लियर है बात बेटा, बोलोगे यार यस और नो? सारी बातें समझ में आई, सारी बातें समझ में आई, ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द जनरली 5 टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो हम यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। नोट कर लेंगे सब लोग, नोट कर लेंगे सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। हाँ, तभी तो लिखा है वर्टिकल, मतलब क्या है इसका एक्सियल डायरेक्शन, इट रेजिस्ट ट्रांसलेशन, अरे 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 अरे, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना था, इट रेजिस्ट ट्रांसलेशन इन एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि वो आपका जो गाइडेड रोलर है, उसका एक्सियल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो इसलिए वर्टिकल लिखना गलत हो जाएगा। ये नोट हो गया था सबका? अभी डायग्राम तुम सोच रहे हो बनाएंगे, तो डायग्राम थोड़ी ये वाला थोड़ी बनाना है, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए था, नोट्स को सुंदर बनाने के लिए था, समझाना तो यही वाला था। चलिए, पहला पार्ट हमने कवर किया, दैट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट। नाउ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ बीम। ये हो गया पहले, एवरीवन नोट डाउन दिस, एवरीवन नोट डाउन दिस। डन, चलिए इसको नोट करेंगे। डन,
डन हो गया? हो गया सबका? चलिए, सो वी हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस इन मूवमेंट एंड ट्रांसलेशन. नो मूवमेंट, ट्रांसलेशन बोलने का मतलब है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट. मूवमेंट आप रोटेशन को भी बोल सकते हो, मूवमेंट इज अ कॉमन वर्ड. बट व्हेन आई से ट्रांसलेशन, इट मूव्स, दैट मींस आइदर इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल और इट मूव्स इन द वर्टिकल. दैट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन. द मूवमेंट में आपका रोटेशन भी आ जाएगा, ठीक है, बट ट्रांसलेशन में रोटेशन नहीं आएगा. क्लियर है बात? क्लियर है पॉइंट? अनुज बोलिएगा. क्लियर है? चलिए, अब अगला बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बीम. कौन कौन टाइप का बीम जानते हैं जी आप लोग? कौन कौन टाइप का बीम जानते हैं आप लोग? कितने प्रकार का बीम होता है? कितने प्रकार का बीम होता है? कितने प्रकार का बीम होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम? कितने प्रकार का बीम होता है? बोलेंगे? कितने प्रकार का बीम होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम? सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, ओवरहैंग. अच्छा, और बताइए, और बताइए, और कौन कौन टाइप होता है भाई? और क्या टाइप जानते हैं आप लोग? 4 प्रकार के जानते हैं बस? बस 4 प्रकार ही जानते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके. पहला बात करते हैं हम लोग, पहला प्रकार का बीम है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम. अब जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हो तो कैसा बीम होता है, वो कैसे दिखता है? अगर पहला बीम हम बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जरा देखा जाए. क्या हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे दोनों साइड रोलर है? क्या हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जहां दोनों साइड आपका क्या है, हिंज है? क्या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों साइड हम बस वर्टिकल लोड लगा दे? क्या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भैया एक साइड हिंज है और दूसरे साइड रोलर है? बोलिए सर, इन चारों में से कौन सा सही है? कौन कौन सा सही है? इन चारों में से कौन कौन सा सही है? इन चारों में से कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? हाँ सर, इन चारों में से कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? सारे लोग बताइए भैया. ओनली फोर्थ वन. वाई? वाई नॉट फर्स्ट? वाई नॉट सेकंड? वाई नॉट थर्ड? बोलो. पहला, दूसरा, तीसरा क्यों नहीं? चौथा ही क्यों? अब ये जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, ये सब इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मानते हैं क्या? इंटरव्यू में आप, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, होता क्या, बच्चा बड़ा मेहनत कर देना, सब पढ़ के जाता है, बड़ा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, और ये बेसिक चीज में ही मिस है, बेसिक चीज कमी है. और जब बेसिक कमी है वहां पे तो भैया इंटरव्यू में तो बेसिक पूछता है, और इंटरव्यू में बैठे ये बेसिक सवाल पूछा, भैया तुम बता ही नहीं पाए. वो बोला ये तो भैया रट्टू होता है, इसको तो कुछ नहीं आता भाई, है ना? तो अभी तुम देख रहे होगे बहुत से बच्चे जो टॉप 100 रैंक में, उनका भी पीएसयू में अभी नहीं हुआ है, और जो बच्चा 500 रैंक पे था उसका सिलेक्शन हो गया, है ना? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आप टॉप 100 में हो तो आपका पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा. समझ में आ रहा है बात? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पीएसयू में हो तो आपका टॉप 100 में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. आपको टॉप 100 में आने के लिए, ठीक है, आपने मेहनत बहुत किया, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपने बस उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही पढ़ा था कि मेरा गेट में रैंक आ जाए, लेकिन उसके बाद क्या, चलो ठीक है, कोई अच्छा आईटी तो मिल ही जाएगा, कोई या कोई अच्छा मास्टर्स तो मिल ही जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपको पीएसयू में एंटर करना है तो ऐसा नहीं, सब पीएसयू में ऐसे नहीं करता, लेकिन जो अच्छे पीएसयू है वहां पे आपके कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग करेगा, ठीक है, और इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है. तो अब ये देखो, रोलर सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता दोनों?
अब जनरली जो लोड होता है हम जो मानते हैं वो इंक्लाइंड लोड मानते हैं कि भैया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ सकता है। अब अगर दोनों साइड रोलर दे दिए, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द लोड, ये अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लोड ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये कट गया। अब ये रिप्रेजेंटेशन और ये बस डायग्राम का ही तो अंतर है। अब ये और ये दोनों क्या है, डायग्राम का ही तो अंतर है। रोलर का रिएक्शन ही तो हम दिखा रहे हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस इन दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन दिस। अब मान लो चलो हॉरिजॉन्टल तो रेजिस्ट हो रहा है, लेकिन अब अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण मटेरियल एक्सपैंड करना चाहेगा। अब हिंज सपोर्ट दोनों एंड है, तो क्या मटेरियल एक्सपैंड करने मिलेगा, या मटेरियल में मानो टेम्परेचर कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होने मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। तो यहां पे आप देखोगे ये कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट थर्मल स्ट्रेस आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेकिंग द डिजाइन अनइकोनॉमिकल। डिजाइन को क्या बना देता है, अनइकोनॉमिकल बना देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थर्मल स्ट्रेस में डेवलप। थर्मल स्ट्रेस में डेवलप, इसलिए ये भी नहीं होता। अब अगर इसमें देखो तो तुम हॉरिजॉन्टल लोड भी रेजिस्ट कर पा रहे हो, और अगर टेम्परेचर राइज या फॉल हुआ तो यहां पे रोलर है, एक साइड से मूवमेंट हल्का अलाउड है, तो जिसके कारण से ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया सबको। तो रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हम इसी को यूज करेंगे और कुछ नहीं। बात समझ में आया। रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम इसी को यूज कर सकते हैं और कुछ क्यों नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या बोल रहे हैं, वन एंड is hinged and other is roller, other is roller. Both the ends cannot be roller, cannot be roller, as due to horizontal load, due to horizontal load it becomes unstable, it becomes unstable. ठीक है बात। अगला पॉइंट, both ends cannot be hinged, as due to temperature change, thermal stress may develop, may develop, thereby creating additional stress, thereby creating additional stress, making the design, making the design uneconomical, making the design uneconomical। आपका डिजाइन क्या बना देगा, अनइकोनॉमिकल बना देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो सर यही सब सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो अगर आप पढ़े हुए हो, अगर आप समझे हुए हो तो आराम से जवाब दे दोगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो पहला पार्ट हमने जो पहला तरीके का बीम पढ़ा, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बीम दैट वी लर्न इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बड़े आगे देखिए आगे। सेकेंड वी हैव कैंटिलेवर बीम।
Second, we have cantilever beam. Second, we have cantilever beam. So how a cantilever beam look like? How a cantilever beam look like? Its one end is fixed. It is having a fixed support and other end is free. तो क्या बोल रहे हैं? One end is fixed. One end is fixed and other is free. And other is free. So एक end fix है, दूसरा end क्या है? Free है. So that is your propped cantilever beam. Third is a propped cantilever beam. सुना है इसके बारे में? Third is a propped cantilever beam. Propped cantilever beam. Now what is this propped cantilever beam? अब यहां पे कोई free end नहीं होता बेटा. There is no free end. There is no free end. यहां पे along with the fixed support you have a roller support. अब ये जो रोलर सपोर्ट है, ये जो रोलर सपोर्ट आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं प्रॉप. प्रॉप. और सिंपल सा बात है, यहां पे एक रिएक्शन आएगा. सो ये जो रिएक्शन आ रहा है इसको बोलते हैं प्रॉप्ड रिएक्शन. प्रॉप्ड रिएक्शन. क्लियर है बात? सो प्रॉप इज नथिंग बट योर रोलर सपोर्ट. प्रॉप इज नथिंग बट योर रोलर सपोर्ट, जो कि कैंटिलेवर से कंपेयर करोगे तो फ्री एंड की जगह क्या लग जाता है? प्रॉप सपोर्ट लग जाता है. दैट इज नथिंग बट योर रोलर सपोर्ट. तो क्या बोल रहे हैं? वन एंड is fixed and other end is roller support. क्लियर है बात सबको? सो दिस द थर्ड. वीडियो ब्लैक आ गया, बाकी लोग बताओ ऐसा है क्या? इज द वीडियो ब्लैक? बाकी लोग बताओगे? इसमें हुआ था वीडियो ब्लैक. चलिए ठीक, कोई बात नहीं. देखिए यहां पे क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए यहां पे, सो दिस इज योर प्रॉप्ड कैंटिलेवर बीम. अब हम अगला बात जो मूव कर रहे हैं, दैट इज योर फोर्थ वन, जिसको हम बोलते हैं फिक्स बीम. फिक्स्ड बीम. फिक्स बीम. अब फिक्स बीम का मतलब क्या है? दोनों एंड क्या होगा? दोनों एंड क्या होगा? बोथ द एंड्स हैज फिक्स सपोर्ट. बोथ द एंड्स हैज फिक्स सपोर्ट. बोथ द एंड्स हैज फिक्स सपोर्ट. फिक्स बीम का मतलब क्या है? कि दोनों एंड पे क्या लग रहा है? दोनों एंड पे आपको क्या देखने मिल रहा है? फिक्स सपोर्ट. अब सर एक बात बताओ, क्या यहां पे आपका थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता? फिक्स बीम है तो फिक्स बीम पे आपका थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा? बोलो भाई. उसके बाद भी आप मैक्सिमम घरों में फिक्स बीम पाते हो. वाई? हमने बोला दोनों है. अभी हमने क्या बोला? जब हम पिछले केस में लिए तो हमने क्या बोला भाई? कि यहां पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, जिसके कारण से डिजाइन अनइकोनॉमिकल बनाएगा. लेकिन जब हम फिक्स बीम की बात कर रहे हैं तो फिक्स बीम के केस में हम ज्यादातर डिजाइन हमारा फिक्स बीम होता है और वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है. तो सर थर्मल तो यहां भी बन सकता है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए क्यों डिजाइन कर रहे हैं? एनीवन हैविंग एनी आंसर? एनीवन हैविंग एनी आंसर? सर फिक्स बीम में भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है. तो अगर फिक्स बीम में भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है तो सर फिर इसको डिजाइन क्यों कर रहे हैं? अपने घरों में तो मैक्सिमम फिक्स बीम पड़ा हुआ है. आपके घरों में मैक्सिमम फिक्स बीम लगता है, फिर भी हम इसको डिजाइन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? एनी आंसर? एनीवन? देखो यही है इंजीनियरिंग बेटा. यही है इंजीनियरिंग, यही अंडरस्टैंडिंग. आपके एग्जाम्स में ये सब बहुत नहीं पूछेगा, ये आपके इंटरव्यूज में पूछता है. ये आपके इंटरव्यूज में पूछता है. तो अब समझो यहां पे ध्यान से.
the effect of thermal is negligible compared to the resistance it provides. For example, मानो हमने लोड लगाया, फॉर एग्जाम्पल भैया ये जो मटेरियल हमने यूज किया है, इस मटेरियल की कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन की, ठीक है, मतलब जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी फिक्सिटी इतनी स्ट्रांग होती है, सेम लोड अगर हम सिंपली सपोर्टेड लगाएं और सेम लोड अगर इस पे लगाएं, किसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा? समझे बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड लिया और सिंपली सपोर्टेड बीम पे और इस पे मटेरियल हमने सेम रखा है, मटेरियल इज सेम, सेंटर पे मानो हम लोड लगा रहे हैं, सेंटर पे मानो हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा? अगर हम बात करें तो यहां पे डिफ्लेक्शन, अगर हम यहां पे बात करें तो मान लो डिफ्लेक्शन अगर हम बात करें बिलो द लोड, तो अगर यहां डेल्टा है तो इधर यहां पे डेल्टा बाई 4 होगा। आप समझ लो बात को, समझ लो बात को। इसकी स्टिफनेस इतनी मजबूत है, स्टिफनेस इतनी ज्यादा है, रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है फॉर द सेम लोड अप्लाइड कंपेयर टू दैट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, यहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां पे तुम लोड बढ़ा सकते हो क्या? अब यहां पे तुम अगर फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम है, भाई यहां पे मैक्सिमम डेल्टा जा सकता था, अभी तो यहां डेल्टा बाई 4 ही गया, तो हम क्या यहां पे लोड और बढ़ा सकते हैं? अगर हम लोड 4 टाइम्स पी करेंगे तब जाके ये दोनों डेल्टा क्या होगा? सेम होगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कंपेयर टू दैट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम आई कैन अप्लाई मोर लोड ड्यू टू इट्स रिजिडिटी या ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है बात? एंड ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर थर्मल स्ट्रेस डेवलप भी हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है बात? अरे बात समझे कि नहीं समझे? अरे बात समझे कि नहीं समझे? यस और नो? और इसीलिए थर्मल इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है जितना उसका रेजिस्टेंस फैक्टर बन जाता है। मजा आया सर कॉन्सेप्ट समझने में? मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। तो फिक्स बीम में क्या बोल रहे हैं? बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, both ends are fixed compared to simply supported beam. It offers greater resistance to applied load. Hence, design load is more and effect of temperature is negligible. चलिए सर, ठीक है, बात समझ में आया सबको? सो दिस द फोर्थ केस दैट इज योर फिक्स बीम. दिस इज द फोर्थ केस, दैट फोर्थ टाइप ऑफ बीम दैट इज योर फिक्स बीम. क्लियर है सबको? यस. चलिए अगला देखिए, नोट कर लेना, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है नोट करने के लिए, नोट कर लीजिएगा, पहले समझिए यहां पे. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ. टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा, अभी तक मजा आया कि नहीं आया ये बताओ. मजा आया ना? आया कि नहीं आया? दम आया होगा. चलिए फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं, दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस बीम. कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम. कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होता है भाई? एक से ज्यादा स्पैन या दो से ज्यादा सपोर्ट, या एक से ज्यादा स्पैन या दो से ज्यादा सपोर्ट. जैसे
अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये ले लो, यहां कितने स्पैन आपको दिख रहे हैं बेटा? हाउ मेनी स्पैन्स यू कैन सी हियर? यू कैन सी थ्री स्पैन्स, 1 2 3, थ्री स्पैन्स, थ्री स्पैन्स दिख रहे हैं ना? और सपोर्ट कितने दिख रहे हैं? चार, चार सपोर्ट, 1 2 3 4, चार सपोर्ट. So in a continuous beam, when I say continuous beam, it consists of more than one span, or you can say more than two support. So it has more than one span or more than two support. और मोर देन टू सपोर्ट्स. क्लियर? ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस बीम. अगला बढ़ते हैं, सिक्स्थ वन, दैट इज योर ओवरहैंगिंग बीम. सुना है इसके बारे में भी, ओवरहैंगिंग बीम? overhanging beam, a beam with overhangs, overhang portion is there, overhang portions is there. जैसे एक होता है आपका सिंगल ओवरहैंग बीम, वन इज द सिंगल ओवरहैंग बीम, और दूसरा होता है डबल ओवरहैंग बीम. क्या मतलब है बताते हैं. सिंगल ओवरहैंग बीम एंड डबल ओवरहैंग बीम. तो अगर हम सिंगल ओवरहैंग बीम ले रहे हैं, कैसा दिखेगा भाई? देखो यहां पे, जैसे इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस बीम, इट कैन बी एनी पार्ट. प्रॉप्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया. तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? सपोर्ट के बाद एक एंड से आपको स्पैन निकला हुआ है, दिख रहा है आपको? सपोर्ट के बाद एक एंड से आपका स्पैन निकला हुआ है. तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल ओवरहैंग बीम. लेकिन अगर मान लो दोनों एंड से सपोर्ट आपको के बाहर आपका स्पैन निकला हुआ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल ओवरहैंग बीम. क्लियर है बात? वी रेफर दिस एज डबल ओवरहैंग बीम. तो सिंगल ओवरहैंग बीम एंड डबल ओवरहैंग बीम. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीम विथ इंटरनल हिंजेस. बहुत सवाल आते हैं इस पे. बीम विथ इंटरनल हिंजेस, तो यहां पे आपको बीम कैसा दिख रहा है समझिए. जैसे मान लीजिए अब यहां क्या हो रहा है भाई? आपको इंटरनल हिंज यहां लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है दोस्त? इंटरनल हिंज. आपको डायग्राम में जब भी देगा तो यहां पे पॉइंट मार्क करके हिंज बना के देगा. तो ये क्या है? इंटरनल हिंज. अब इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट बीम आसानी से रोटेट कर सकता है. इस पॉइंट के अबाउट बीम आसानी से रोटेट कर सकता है. बोलो हाँ या ना. अगर इस पॉइंट के लिए बात करें हम, तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल बट वर्टिकल दोनों रेजिस्टेंस मिलेगा. लेकिन अगर आप बात करोगे रोटेशन का, तो यहां पे कोई रोटेशन नहीं आएगा इंटरनल. यहां पे कोई रोटेशन नहीं आएगा इंटरनली, देयर इज नो रोटेशन. और अगर कोई रोटेशन नहीं आएगा, तो यहां पे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा. क्या होगा भाई? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. अभी बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे. तो जहां पे इंटरनल हिंज है, यू हैव एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट इंटरनल हिंज इज इक्वल टू जीरो. ठीक है? तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? ड्यू टू ईच इंटरनल हिंज, ड्यू टू ईच इंटरनल हिंज, additional equilibrium equation is obtained,
additional equilibrium equation is obtained, that is bending moment at hinge is equal to 0. अभी कैसे यूज करना हम आगे सिखाएंगे, बट अभी के लिए बस इतना जान लो. क्लियर है सर? नोट करना स्टार्ट करेंगे. पिछले वाला का तो नोट हो गया था, ये तो नोट हो गया था आपका, ये तो नोट हो गया था आपका, नोट हो गया था ना, ये नोट हो गया था ना भाई, बताओगे एक बार? ये हो गया था ना नोट आपका, ये नोट हो गया था आपका? नहीं हुआ था? जल्दी करो, जल्दी करो. सर देखो, टीचिंग मतलब ये नहीं होता है कि जो चला आ रहा है बस वो पढ़ाते चल रहे हैं, वो नहीं होता है. ठीक है, मैंने हमेशा बोला कि कंटेंट अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विद टाइम इफ यू डोंट अपडेट योर कंटेंट, सब बकवास है, सब बेकार है. मानते हो ना? तो मेरा यही मानना है कि दैट अपडेशन इज रिक्वायर्ड इन द कंटेंट, है ना? और अगर वो नहीं है तो टीचर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है. हो गया? डन करेंगे बेटा? दिव्या हो गया बेटा? बढ़ ले आगे. चलिए इसको नोट करिए जल्दी से. सो वाई बेंडिंग मोमेंट, अरे भैया देखो क्या होता है, ये जो रोलर हम दिखाए वो इंटरनल हिंज के लिए आया, समझो बात को, इंटरनल हिंज के रेजिस्टेंस के लिए आया. अब रेजिस्टेंस में मोमेंट आया नहीं. अब आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस एट एनी सेक्शन. अब उस सेक्शन पे जब मोमेंट के फॉर्म में डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे क्या हो गया? जीरो हो गया. तो अभी के लिए आपको बस एज ए इक्वेशन मैंने बता दिया. अभी जब आगे जब बेंडिंग मोमेंट समझाएंगे कैसे आता है कैसे निकलता है, तो और क्लैरिटी आ जाएगी. ये हो गया सबका? ये हो गया सबका? डन. नोट डाउन फास्ट एवरीवन. दोस्तों, आ, मैंने आप लोग बोला था कि कल से अवेलेबल नहीं हूं मैं. सो वट आई प्लान फॉर यू कि आपकी क्लासेस प्रॉपरली कंटिन्यूअस बेटर तरीके से चलते रहे. आप थोड़ा रेडी होना इस पॉइंट के लिए आगे से. फ्रॉम 21st, 20 तारीख से मैं आ जाऊंगा. फ्रॉम 20th of July टिल 20th of August,
20 अगस्त मैंने टारगेट रखा है कंप्लीट करने का स्वम, ठीक है। सो ये जो 30 दिन होने वाला है, ठीक है, आई एम टारगेटिंग कि बिना गैप के हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, ठीक है। देर विल बी नो ऑफ, नो सैटरडे संडे ऑफ विल बी देयर, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइन्स आपको 5 दिन आपको ऑफ मिलने जा रहा है, फ्रॉम 15 to 19, 15, 16, 17, 18, 19, 5 डेज ऑफ मेरे साइड से रहने वाला है। तो मेरा स्लॉट खाली नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्योंकि आरसीसी कवर अप करना है, तो मैं तो इसको मैनेज कर दूंगा रेगुलरली, ठीक है। आई विल बी मैनेजिंग दिस रेगुलरली। रेगुलर आपकी क्लासेस होने वाली है 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, ठीक है। अब आपको करना क्या है, समझोगे बात को ध्यान से। इसी फेज में मैं क्या लॉन्च, आपका आरसीसी जो स्लो हो गया था, आरसीसी पिक कर लेगा, क्योंकि मैंने सर को बोला है सर मिनिमम 3 आवर्स डेली लेने के लिए, 3 to 4 आवर्स, ठीक है, 3 से 4 घंटे का डेली क्लास लेने के लिए। तो व्हाट ही विल बी डूइंग, क्योंकि आरसीसी आपका मॉर्निंग में चल रहा था, मॉर्निंग में चल रहा था ना भाई आरसीसी, कितने लोग आरसीसी कर रहे थे, तो आरसीसी आपका मॉर्निंग में चल रहा था, तो ही विल बी टेकिंग 1 स्लॉट इन द मॉर्निंग एंड 1 स्लॉट इन द आफ्टरनून, ठीक है। या तो ऐसे, या तो सर 5 to 9, मतलब वो रेगुलर क्लास लेके खत्म करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। मैंने सर को ही बोला है कि कोशिश करो सर एक बार में ही लंबा लेने का, ठीक है। 2-2 घंटा या 1.5 घंटे का गैप लेके आधा घंटा गैप दे दो, फिर पढ़ा दो, है ना। तो मेरा यही टारगेट है कि वी कैन मेक इट लाइक दिस, 1.5 घंटे का, जैसे 5 से 7 वाला स्लॉट आपका खाली है और 7 से 9 वाला स्लॉट खाली है, तो वी कैन डू लाइक दिस। भैया वो शिफ्ट किया गया था बस 2 दिन के लिए, इसका मतलब वो नहीं है कि वो मॉर्निंग में चल रहा था। सो वी कैन डू लाइक दिस, 5 to 6:45 एक स्लॉट सर क्लास ले लेंगे, और दूसरा स्लॉट सर ले लेंगे 7:15 to 8:45 PM, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी क्लासेस थोड़ी लंबी चल जाएगी और आप पढ़ाई भी कर पाओगे। बीच में आधे घंटे का गैप सफिशियंट है, अरे बोलो यार, बीच में आधे घंटे का गैप सफिशियंट है ना, अरे हाँ या ना। सुबह शाम में इशू है कि सुबह कोई उठा नहीं, शाम में आया नहीं, फिर बोलेगा सर लेट हो गया, छूट गया, तो फिर वो क्लास नहीं करेगा। तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है टू कंप्लीट योर सिलेबस, है ना। और क्लासेस भी आरसीसी में वैसे भी लंबी क्लास, तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेशन ज्यादा होते हैं, तो भैया सर को भी लंबी क्लास चाहिए, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं सर को ये स्लॉट, मैं ये वाला पार्ट करवा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, आपका आराम से डेली का 3.25 घंटा, 3.5 घंटा आराम से चल जाएगा। तो ये स्लॉट आपका कंटिन्यू हो जाएगा। कल सर आपकी क्लास स्टार्ट करने का टारगेट हमने किया है, सर का ट्रेन टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ, तो वो ब्रेक जर्नी करके आ रहे हैं, है ना। सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी रीचिंग बाय आफ्टरनून टुमारो, और अगर आफ्टरनून आ गए तो इवनिंग आपकी क्लास लगा देंगे। समझ में आ रहा है बात, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए बढ़िया, देखिए अब यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे, फोकस एवरीवन। सो बीम विथ इंटरनल हिंजेस, क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको, नोट हो गया, नोट हो गया भैया सबका, नोटेड। चलिए अब देखिए आगे, अब यहां पे हम पढ़ेंगे, अब ये पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट बीम इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, बताओ डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बीम का डिफरेंस क्या होता है ना, पूछता है कि नहीं पूछता है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है भाई, क्या जानते हैं भाई डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, व्हाट डू यू नो अबाउट डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, व्हाट डू यू नो अबाउट डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, क्या जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं आप लोग। व्हाट डू यू नो अबाउट डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम, यस, अरे बोलो यार। बीम विच कैन बी एनालाइज्ड बाय द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज डिटर्मिनेट, ओके। देखो
एनालाइज का मतलब क्या है? सपोर्ट रिएक्शन निकालना, ठीक है, हमारा पूरा मेन है सपोर्ट रिएक्शन निकालना. सो इफ द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन, बीम इज डिटर्मिनेट. लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है एंड आई नीड एडिशनल इक्वेशन टू get the unknowns, to get the support reaction, then the beam is referred as indeterminate. क्लियर है बात? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई? if the equilibrium equations are sufficient to determine support reaction, then beam is referred as determinate. else indeterminate. अभी बस इतना ही लिख रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक वापस से डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी में आएगा जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे. ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं. डीएस होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. और ये कैसे लिखते हैं भाई? नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो भैया देखो सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ अननोन्स को हम लिख रहे हैं आर, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिख रहे हैं एस. अब सिंपल सा बात है, अगर मान लो मेरे पास 3 अननोन है तो हमको अगर तीनों अननोन को निकालना है तो हमको मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए? अगर मेरे पास 3 अननोन है और 3 अननोन को हमको सॉल्व करना है तो हमको मिनिमम कितना इक्वेशन चाहिए उन तीनों को निकालने के लिए? हाउ मेनी इक्वेशन बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द 3 अननोन्स? 3 इक्वेशन चाहिए. तो सिंपल सा बात है कि नंबर ऑफ अननोन्स व्हेन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आर इज इक्वल टू एस. तो क्या डीएस 0 हो जाएगा? और डीएस 0 होगा तो बीम डिटर्मिनेट कहलाएगा क्या? डीएस 0 होगा तो बीम डिटर्मिनेट कहलाएगा क्या? और अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, सो दैट इज ग्रेटर देन 0, तो बीम क्या कहलाया? इनडिटर्मिनेट बीम. अभी तुमको बस ओवरव्यू दिया है बेटा, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है. अभी बस तुमको हमने ओवरव्यू दिया है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बीम का. अभी तुमको बस ओवरव्यू दिए हैं, अभी तो ये बस बेसिक बात बताया है. ठीक है, डिटेल में जब हम चैप्टर करेंगे तो वहां पे बात कर रहे होंगे. ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो यहां पे, तो ये वाला बात हुई कि डीएस 0 तो क्या कहलाया? ग्रेटर देन 0 तो क्या कहलाया? ठीक है, अब इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी डील विथ ओनली डिटर्मिनेट बीम. आप जो एसएफडी बीएमडी बनाते हो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप सिर्फ डिटर्मिनेट बीम के लिए बनाते हो. लेकिन यही जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हो तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में इनडिटर्मिनेट बीम्स के एसएफडी बीएमडी बनाए जाते हैं. बात समझा कि नहीं समझा? सो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएफडी एंड बीएमडी इज ड्रॉन, या आर लिख लो, आर ड्रॉन only for determinate beam. Are drawn only for determinate beam. Is it clear to everyone? तो अब देखते हैं कौन कौन से बीम डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट है. क्लियर है बात सबको? चलिए, अब अगर ये क्लियर है तो जरा डायग्राम समझते हैं. आप बनाते चलना, बोलता कि भैया ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है. जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम,
तो यहां पे हिंज पे 2 रिएक्शन हो सकता है, रोलर पे एक। अगर डीएस बात करेंगे, सो 3 माइनस एट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा? 3 होगा। 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया। सो डीएस इज 0। बीम क्या कहलाया? डिटर्मिनेट बीम कहलाया। डिटर्मिनेट बीम। क्लियर है बात? अब इसी तरह मान लो कि भाई हमारे पास क्या आया? कैंटिलीवर। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास क्या आया? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। वी हैव प्रॉप्ड कैंटिलीवर। वी हैव प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, उसके बाद और क्या है अपने पास? फिक्स बीम। वी हैव फिक्स बीम। वी हैव कॉन्टिन्यूअस बीम। ओवरहैंग। बीम विथ इंटरनल हिंजेस। हाँ भाई, अब यहां देखो एक एक करके। अगर यहां बात करेंगे फिक्स पे कितने रिएक्शन? 3 रिएक्शन। यस और नो? तो डीएस अगेन 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया? डिटर्मिनेट हो गया। यहां पे बात करें कितने रिएक्शन? 3 रिएक्शन फिक्स पे, रोलर पे एक। तो डीएस क्या हो गया? 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। बीम क्या बन गया? इनडिटर्मिनेट बीम। फिक्स अगेन, फिक्स पे 3 रिएक्शन, दूसरे फिक्स पे भी 3 रिएक्शन। डीएस क्या हो गया? 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। बीम क्या कहलाया? इनडिटर्मिनेट बीम कहलाया। यहां पे देख लीजिए कितने रिएक्शन? अगेन 3 फिक्स सपोर्ट पे, रोलर पे एक, रोलर पे एक। डीएस क्या हो गया? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। अगेन बीम क्या कहलाया? इनडिटर्मिनेट बीम कहलाया। फिर यहां देख लो, एक रोलर, 2 हिंज पे। डीएस क्या हो गया बेटा? 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बीम क्या हुआ? दिस इज डिटर्मिनेट बीम। यहां देख लीजिए, यहां पे कितने रिएक्शन? 1 2 3, यहां पे 2। तो डीएस हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस, अब मैंने क्या बोला था? ड्यू टू ईच इंटरनल हिंज यू गेट एन एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये क्या हुआ? दिस इज इनडिटर्मिनेट बीम। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी को कहीं पे कोई डाउट है पूछ लीजिए। किसी को कहीं पे कोई डाउट है पूछ लीजिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? हाँ भैया, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। लास्ट वाला एक बार और देखो, यहां पे क्या बोल रहे हैं? एवरी इंटरनल हिंज कंट्रीब्यूट टू एन एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो हिंज पे हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन, फिक्स पे 3 रिएक्शन, टोटल 5 रिएक्शन हो गया। अब जनरली समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। बट ड्यू टू इंटरनल हिंज एक एडिशनल आया, बिकॉज एक हिंज दिया हुआ है। सो वन एडिशनल इक्वेशन यू गॉट, सो 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है प्रथम? बोल बेटा। चलिए, ये पुराना, ये वाला हो गया था सबका। ये वाला हो गया था सबका। ये वाला हो गया था सबका। यस, डन एवरीवन?
चलिए ये नोट कर लेंगे जल्दी से। नोटेड? डन एवरीवन? डन एवरीवन? डन? सबका हो गया? सबका हो गया? गुड। चलिए अब देखिए आगे लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोडिंग। अब ये लोडिंग बेसिकली जैसे पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, इसको हम देखने जा रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग। अरे क्या हो गया? देखिए यहां पे, सो टाइप्स ऑफ लोडिंग में पहला जो लोड आएगा दैट इज अ पॉइंट लोड। पहला जो लोड हम बात कर रहे हैं दैट इज अ पॉइंट लोड। जो लोड लग रहा है एक पॉइंट पे लग रहा है, जो लोड लग रहा है एक पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज अ पॉइंट लोड। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आप जैसे लिख रहे हो W मैग्नीट्यूड जो भी होगा, किलो न्यूटन, न्यूटन, के जी, इस तरीके से आप लिखते हो। सो आपके बीम पे एज अ पॉइंट लोड लग रहा है। अच्छा सर, टेक्निकली अगर हम बात करें, क्या पॉइंट लोड जैसा कुछ एग्जिस्ट करेगा? टेक्निकली अगर बात करें, क्या पॉसिबल है कि कोई लोड जो लग रहा है एक पॉइंट के फॉर्म में लग रहा है? आपका जो लोड अप्लाई कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे आके लग रहा है, ना कि एक सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता एज अ पॉइंट लोड। प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग एज अ पॉइंट लोड, लेकिन वी एज्यूम इट एज अ पॉइंट लोड। समझ में आ रहा है बात? तो पहला है आपका पॉइंट लोड, दूसरा है आपका यूडीएल या यूवीएल। तो आपका जो लोड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। आपका जो लोड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, और थ्रू आउट द लेंथ जो लोड का इंटेंसिटी है वो सेम है। थ्रू आउट द लेंथ जो लोड का इंटेंसिटी है वो क्या है? दैट इज सेम। तो या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आइदर, ठीक है। सो द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, और ये क्या है? दिस द लोड इंटेंसिटी। ठीक है। तो जब यहां जैसे अब प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करें, डेड लोड, आपका जो मटेरियल का डेड लोड है, फॉर एग्जांपल अभी आपके पेन, आपके जहां पे भी आप पढ़ रहे होगे, आप लैपटॉप पे पढ़ रहे होगे या फोन पे पढ़ रहे होगे, किसी पे पढ़ रहे होगे, तो दैट इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस। लैपटॉप मानो आपके सरफेस पे रखा हुआ है, तो लैपटॉप का जो वेट है वो सरफेस पे किस तरीके से लग रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ यूडीएल। तो जब भी आप डेड लोड की बात करोगे, आरसीसी में भी आपको सर ने बताया होगा ये चीज, आपने पढ़ा भी होगा डेड लोड। तो डेड लोड किस तरीके से हम लगाएंगे, दैट इज एक्टिंग एज अ यूडीएल। डेड लोड का बिहेवियर क्या है? एज अ यूडीएल, यूडीएल की तरह बिहेवियर है। ठीक है। तो जो वेट जो उसका होगा, जब आप किसी सरफेस पे बात करोगे तो उस सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है सर। अब यहां पे अगर हमको बात करना है कि टोटल लोड कितना लग रहा है, टोटल लोड, तो टोटल लोड इज नथिंग बट एरिया ऑफ लोड इंटेंसिटी डायग्राम। एरिया ऑफ लोड इंटेंसिटी डायग्राम। तो अब यहां पे अगर हम लोड इंटेंसिटी डायग्राम लेंगे, तो इट इज नथिंग बट W इंटू एल। रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, तो लोड
टोटल लोड क्या हो गया, एरिया अंडर द डायग्राम दैट इज W इंटू एल। ठीक है, अब क्या होता है फॉर फाइंडिंग द रिएक्शन, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से मोमेंट तो नहीं ले सकते हो, फॉर फाइंडिंग द मोमेंट मानो आपको मोमेंट निकालना है इसका, तो मोमेंट निकालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से तो आप मोमेंट नहीं निकाल सकते हो, आपको उसको पॉइंट बनाना पड़ेगा और उस पॉइंट से दूरी लेना पड़ेगा, तभी आप मोमेंट निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, यस और नो। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट, हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं एज अ पॉइंट लोड, वी कन्वर्ट इट एज अ पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड कहां से पास करेगा, ये टोटल लोड जो W है, ये टोटल लोड W कहां से पास करेगा, थ्रू द सेंट्रॉइड। कहां से पास करेगा सर, थ्रू द सेंट्रॉइड। कहां से पास करेगा, थ्रू द सेंट्रॉइड। और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे है, मिड पे। तो अगर लेंथ L है, ओवर लेंथ L ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो वो L/2 दूरी पे ऐड करेगा। क्लियर है बात, बोलोगे यार। तो ये पहला पार्ट है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, तो ओवर अ लेंथ L द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पे देखो लीनियर वेरिएशन है, दिख रहा है सबको, आपका लोड इंटेंसिटी 0 से लेके W तक गया है, और ये लीनियर वेरिएशन है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये आपका यूडीएल हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज योर यूवीएल, दिस इज योर यूवीएल। ठीक है, अब यहां पे टोटल लोड अगर हम बात करें, तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द डायग्राम दैट इज हाफ इंटू W इंटू एल, यही होगा, हाफ इंटू W इंटू एल। और ये कहां पे ऐड कर रहा होगा, एट द सेंट्रॉइड। अच्छा, ये ट्रायंगुलर है, तो इसका सेंट्रॉइड कहां से लाई करेगा भाई, बेस से 1/3 दूरी, ये है बेस, बेस से 1/3 दूरी, और वर्टेक्स से 2/3। ये बहुत बेसिक सा गलती आप लोग करते हो, इसलिए ये दिमाग में रखना, बेस से 1/3 और वर्टेक्स से 2/3। अच्छा सर, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, व्हाट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे मान लो कहां आपको दिखेगा, आपने फ्लूइड का थोड़ा बहुत बेसिक तो आप जानते होगे, आपने जो गेट्स पे प्रेशर पड़ता है पानी का प्रेशर जो गेट पे पड़ता है, तो पानी का प्रेशर जो गेट पे पड़ता है, तो प्रेशर वेरिएशन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे लीनियर होगा। अरे बोलो ना यार, जो प्रेशर वेरिएशन जैसे जैसे हम इन डेप्थ जाते जा रहे हैं, तो मेरा प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, माई प्रेशर इज वेरिंग लीनियरली, लीनियर वेरिएशन है। तो जो स्ट्रेस लग रहा होगा, ये जो फोर्स लगेगा, वो भी कैसा लग रहा होगा, जब तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, तो प्रेशर कैसा लगा रहा है, वो लीनियर लगा रहा है। हाँ या ना, व्हेन आई कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड, ठीक है, तब वो सेंट्रॉइड पे हम दिखाते हैं, तब जाके उसका मोमेंट निकालते हैं, एंड एवरीथिंग इज देयर। तो वो उसका एग्जांपल हो गया। चलिए अगला देख लीजिए, सेकंड थर्ड हो गया। नेक्स्ट इज योर, अब जैसे मान लीजिए इस बीम पे एक और बीम रखा हुआ है, और इस पे हम क्या लगा दे रहे हैं, आई एम अप्लाइंग द लोड ऑफ P, और यहां दूरी A और A है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये क्या क्रिएट कर रहा है, अब समझो ये ऐसा है, ये आपका बीम व्हाइट वाला लाइन जा रहा था, ये हरा वाला लाइन इसके ऊपर आया, अब एक एंड इधर से लोड लगाएं, एक एंड इधर से लोड लगाएं, तो अब इसके कारण क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस। अब इसके कारण क्या होगा, इस बीम पे मोमेंट आएगा, जिस पॉइंट पे ये रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे ये हरा पट्टी इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे एक मोमेंट जनरेट होगा। बोलो हाँ या ना, इस पॉइंट पे ये मोमेंट जनरेट होगा, कितने का मोमेंट जनरेट होगा, सिंपल सा बात है, P इंटू 2A, जो दोनों के बीच में दूरी है लोड का, वही होगा। टेल मी यस और नो, कपल क्रिएट हो रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ मोमेंट ऑफ द वैल्यू P इंटू 2A। एग्री करते हैं सब लोग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी रेफर इट एज कॉन्सेंट्रेटेड
मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। अच्छा, अब मान लीजिए कि भाई ऐसा है कि हम मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर अ लेंथ, मोमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, एम नॉट किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो ये क्या कहला दिया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ये क्या बन गया भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो नाउ लेट अस से अगर ये एल लेंथ तक एक्ट कर रहा है तो टोटल मोमेंट कितना होगा? क्योंकि जैसे यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था तो टोटल लोड निकाल रहे थे, अब यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है तो टोटल मोमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट? व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट? एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया क्या है? रेक्टेंगल। तो टोटल मोमेंट क्या हो गया? एम नॉट इंटू एल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। और लास्ट अपना क्या बन सकता है? अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्या पता पूछ दे, तो पूछ दे तो बेसिक बस दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में पैनिक कर जाओगे। सो एम नॉट किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। अब यहां ये क्या है भाई? यूनिफॉर्मली वैरिंग मोमेंट। अब ये क्या है? यूनिफॉर्मली वैरिंग मोमेंट। दिस इज यूनिफॉर्मली वैरिंग मोमेंट। वैरिंग मोमेंट क्या है भैया? ये दिस इज द यूनिफॉर्मली वैरिंग मोमेंट। क्लियर है बात सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? These are the different types of loading. These are the different types of loading. These are the different types of loading. Clear है बात? बोलोगे यार? These are the different types of loading. Anyone having any doubt? Feel free to ask. Anyone having any doubt? Feel free to ask. क्लियर है? अच्छा, आप भी आ गए? चलिए नोट कर लेंगे सब लोग। नोट डाउन एवरीवन। ठीक है सर, तो आज आपको सारी जितने भी बेसिक बातें हैं वो सारी बातें मैंने आपको आज बता दी है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखेंगे। We'll try to understand how to determine the support reaction, shear force bending moment क्या होता है, और what are the different steps to determine the SFD and BMD। ठीक है, ये अपन अगले क्लास में कर रहे होंगे, जो कि कब होगा? What will be the date of the next class? What will be the date of the next class? Yes, the next class will be on 20th of July। आपका जो अगला क्लास होगा that will be on 20th of July। ठीक है, तो पैनिक मत करिएगा, आपका आरसीसी हम इसलिए बढ़ा के आपसे पढ़वाएंगे। आरसीसी ज्यादा देर आपका चलेगा ताकि थोड़ा खींचेगा आपका आरसीसी। एंड उसके बाद व्हेन आई रिटर्न बैक फॉर 1 मंथ कंटिन्यूअस आपका क्लास चल रहा होगा सॉम का, सो दैट वी कंप्लीट आवर सिलेबस बाय 20th of August एंड देन विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्लियर है बात? यस। चलिए, नोट डाउन हो गया सबका? एवरीवन नोटेड दिस डाउन?
नोटेड। चलिए, सो मिलते हैं आप लोग से। आप लोग पढ़िए बढ़िया से, समय को यूटिलाइज करिए। जिनका पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं है, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज, अब स्ट्रेस चैप्टर तक का, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, चलिए भाग्य, मिलते हैं, बाय।